हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जिसने लेक्चर 1 जाकर नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज़ देख लें, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से फ्रेम होते चले जाएं और हम स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे काम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया था वो मैंने आपको डिस्कवरीज बताई हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, है ना, इनके बारे में आपसे मेरी बात हुई है। तो आज मेरा बेसिक जो मेरा मेनली जो आज का डिस्कशन है, टॉपिक है, वो तो है एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडल्स डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, थ्योरी की बात इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज आपको पता है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल हम सब जानते हैं, जे थॉमसन मॉडल को दिया था। तो भाई मॉडल से पहले हमारे पास क्या था बेटा? तो मॉडल से पहले हमारे पास क्या था? थ्योरी थी। जैसे हम लोग किसी चीज़ का मॉडल प्रिपेयर करते हैं तो उस मॉडल को हम देख करके बता सकते हैं कि भाई ये जैसे पेन मैं लिख करके दे दूँ, पेन ऐसा होगा, है ना, पेन ऐसा होगा, तो आप इमेजिनेशन है। लेकिन मैं एक मॉडल दे दूं कि भाई पेन ऐसा होगा। तो मॉडल एंड थ्योरी में ये डिफरेंस है। तो डाल्टन ने, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग लिया हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने सबसे पहला पॉइंट जो बोला वो क्या बोला था? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलो भाई ये बात मान ली। सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो बोला एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये डाल्टन की एजम्पशंस हैं। उन्होंने बताया लोगों को कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल, हम वैसे भी डेफिनेशन में जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी पार्ट को हम एटम कह देते बेटे। तो 3 पॉइंट आपके हो गए। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस। हमने ये बात मान ली। फिर एक पॉइंट उन्होंने और बोला। उन्होंने क्या पॉइंट बोला? उन्होंने कहा कि आप एक एलिमेंट लो और उस एक एलिमेंट की कितने भी पार्टिकल ले लो, मतलब सारे उस एलिमेंट के आप छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो। लाइक उन्होंने कहा कि चलो या उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये एक मान लीजिए मैं एक एलिमेंट का पीस ले लिया, जिसमें छोटे छोटे उन्होंने एटम्स को बोला कि हाँ भाई छोटे छोटे एटम्स को आप ले लो। तो इसमें से हमने बहुत सारे एटम्स को देखा, बहुत सारे एटम्स हैं जिसको हमने ले लिया। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है ना। मैं इसको बता रहा हूँ आपको, इमेजिन करिए आप कि ये एटम ऐसे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। वो तो आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसमें से आप बहुत सारे होंगे, मैं बार बार टाइम खराब नहीं करूंगा बनाकर इसको। इसमें से आप उन्होंने कहा ये एटम ले लो, उन्होंने कहा ये वाला एटम ले लो, उन्होंने कहा ये वाला एटम ले लो, आप ये एटम ले लो, ये वाला एटम ले लो। उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के आप डिफरेंट एटम्स ले लो, लेकिन वो सारे एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। वो सारे एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी। ये उन्होंने कहा था। उनकी हर एक चीज मैच करेगी, ऐसा डाल्टन ने कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके इस पॉइंट के देने के बाद ये हमारे पास एक, हम लोगों ने चीज को स्टडी करते हैं, आइसोटोप्स को स्टडी करते हैं। तो आइसोटोप्स को बेटे जब आप स्टडी करते हो तो आइसोटोप्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। जब हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके मैं आपको 3 एटम दे दिया, 1 2 3 एटम्स ले लिए। इस एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया 1H1 से, इस एटम को 1H2 से और इस एटम को 1H3 से। तो वी हैव एटम 1H1 1H2 1H3।
we have 3 atoms and these atoms, if we talk about these atoms, इन atoms के बारे में बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए ये होता है एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। तो आप देख रहे हैं कि एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के 3 एटम ले लिए और उनकी प्रॉपर्टी ये तो सेम है, लेकिन ये क्या होगा, डिफरेंट। वो क्या कह रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी सेम। तो आइसोटोप्स ऐसे हम स्पीशीज को कहते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और वो होंगे भी एक ही एलिमेंट। तो व्हेन 2 or more than 2 atoms of same element having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। वो क्या कह रहे थे कि कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी, सब कुछ सेम होगा। ये लोग डिफरेंट आ गया तो उनका ये वाला पॉइंट रिजेक्ट हो गया, ये मैंने लिखा भी है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा, उनके 5 मेजर पॉइंट्स थे। तो जो अब जो पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है ये 4th बनेगा और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बनेगा 5th। 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट एटम्स ले लिया, चलो एक एटम ले लिया 7n14, ये नाइट्रोजन का एटम है। एक एटम ले लिया 6c14, ये एटम कार्बन का है। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर आप डिफरेंट एटम्स लेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के तो वो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी में सेम नहीं होंगे, वो हमेशा अलग ही होंगे। लेकिन आप देखो ये मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके एटम्स को कंपेयर किया, उनकी क्या चीज आपको सेम नजर आ रही है, यस बिल्कुल सही बात, एटॉमिक मास में ये सेम है भाई। और ये क्या चीज दिख रही है आपको, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो ये इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स कैसी स्पीशीज होती है, दोज स्पीशीज हुज एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है, आर नोन एज आइसोबार्स। डिफरेंट एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो जब भी आइसोबार्स की प्रॉपर डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी तो क्या बोलोगे, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass but different atomic number are known as isobar। अब उनके अकॉर्डिंग तो सेम होना ही नहीं था। तो अब आपको समझ में आ चुका है डाल्टन्स की, जब आप थ्योरी के बारे में बात करोगे तो डाल्टन्स की थ्योरी का पहला पॉइंट आपको, अब मैं पॉइंट्स पे चल रहा हूं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साइज, in every aspect। And the next point is called different atoms of different elements are different in all the properties। but ये सारे points डाल्टन के ना सारे points जो ना मैक्सिमम पॉइंट तो रिजेक्ट ही हो गए थे भाई। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, आज के टाइम में एटम डिवाइडेड है, एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से तो कंपोज्ड है, ठीक है, मिलते ही उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ गई, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो हो गया, एटम इज द स्मॉलेस्ट, यही एक अच्छा पॉइंट उनका था, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये पॉइंट रिजेक्ट हो गए। आपके पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आ गए, तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स बेटा आ गए। आइसोटोप्स आइसोबार्स बता भी दिए हैं आपको क्या होते हैं आइसोटोप्स और क्या होते हैं आइसोबार।
फिर हम जब ये कर लिए तो इसके बाद एक चीज जो हमारी अभी और बचती है, मैं बात कर लेता हूं आपसे। पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर मैं बात कर ले रहा हूं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये सबसे इजी है। जेम्स चैडविक ने इसको दिया था, जे चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने दिया था। क्या किया था जेम्स चैडविक ने भाई? उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम की एक मेटल ली। ये हमारे पास बेरिलियम की एक बेरिलियम मेटल है, और इस बेरिलियम की मेटल पर हमने बम्बार्डमेंट कराया किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया इस पर। तब क्या देखने को मिलता है कि ये जो बेरिलियम का मेटल है, ये एक हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमें नहीं पता अभी तक वो क्या है, बट एक हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 आता है और एटॉमिक मास 12 आता है। इस फिनोमेना में कुछ न्यू टाइप ऑफ रेडिएशंस, कुछ न्यू टाइप ऑफ रेडिएशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। जब उन्होंने इनको चेक किया, ठीक है, तो इन रेडिएशंस को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास ऑन करके देखा तो इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने इनको कहा कि इन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल वर्ड से ही बना है क्या? न्यूट्रॉन, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। अब हम इसकी रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। तो उस रिएक्शन पे बात क्या करना है, देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहले आप नोट करके इस बात को समझ लो। हीलियम के न्यूक्लियस को बेटा अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब पहले हीलियम क्या होता है, 2He4 जो है वो हीलियम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन देखें तो हीलियम का मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, और ये इसके चारों तरफ पहला शेल है, जिसमें आप कह सकते हो कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर रह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से क्या किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया, निकाल दिया। तो केवल और केवल इसका क्या बचता है, न्यूक्लियस, जिसपे 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर चार्ज कैसा आएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं आपने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाल दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आपने निकाल दिए, ये भी चला गया और ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी आपने यहां से निकाल दिया। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो केवल और केवल न्यूक्लियस बचेगा, और इसी न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस को आप क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं He2+, ठीक है। तो याद रखना, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। साइमल्टेनियसली एक बात और याद रखनी है, मैं वो भी बता देता हूं। H पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ये याद रखना। H पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं, और हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल। तो ही सेड जब इन अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया गया किस पर, बेरिलियम की मेटल पर, तो बेरिलियम की मेटल कन्वर्ट हो जाती है एक हैवी एटम में, और इस प्रोसेस में कुछ रिएक्शंस, ठीक है, इस प्रोसेस में कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। उन्हीं रेडिएशंस का नाम हमने क्या रख दिया है, न्यूट्रॉन रख दिया है। चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। क्या किया, हीलियम 2He4 लिया, इसका हमने बम्बार्डमेंट कराया 4Be9 पर, और इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है एक हैवी एटम 6C12 में। आप बैलेंस करेंगे तो 4 2 6 हो चुका है, 9 4 13 हो जाएगा। तो यहां पर एक पार्टिकल और हमने कंसीडर किया, जिसको हमने बोला 0L1, और इसी को हमने क्या नेम दे दिया बच्चा, इसी को हमने दे दिया न्यूट्रॉन।
तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरह से डिस्कवर हुए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर डिस्कवरी लेक्चर 1 में मैं दे चुका हूं और ये हमने यहाँ पर बता दिया, आपको बता दिया जे थॉमसन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। अब जब थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है तो थ्योरी के बाद अब हमारे पास हमने एक मॉडल को स्टडी करना है और जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। यस बच्चा, वाटरमेलन मॉडल। और इस मॉडल को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जे थॉमसन। आप सब ध्यान से देख रहे होंगे, इस मॉडल का नाम हमारे पास जो है वो क्या है, जे थॉमसन है। ठीक है, जे थॉमसन है। चलिए, जब हम जे थॉमसन की बात करेंगे, जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था और उन्होंने अपने मॉडल का कंपेयर वाटरमेलन से किया, इसीलिए मॉडल का नेम हमने दिया वाटरमेलन मॉडल। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, कहते ही हैं, जे थॉमसन ने दिया, तो इसको हम लोग इसको क्या बात करें, क्या बात, ठीक है, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, भी इसी को कहेंगे। अब इस फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जिसको हम जे थॉमसन मॉडल कह रहे हैं, इसके बारे में सुनिए। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज मेड अप ऑफ बाय टू पार्ट। एटम इज मेड अप ऑफ बाय टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट, he said first part, that is positive part present, or first part, that is positive part, spread in the whole atom like red portion spread in the watermelon। जिस तरह से वाटरमेलन में आप देख रहे हैं ना, रेड पोर्शन, ये जो रेड पोर्शन है, ये जिस तरह से ये पूरा रेड पोर्शन यहां पर स्प्रेड है, उसी तरह से एटम में भी पॉजिटिव चार्ज उसी तरह से स्प्रेड रहता है जैसे कि वाटरमेलन में रेड पोर्शन। एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एटम में, जैसे वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स रेड पोर्शन में एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरह से किसमें, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जगह जगह एम्बेडेड रहते हैं। इस तरह से वाटरमेलन मॉडल को बनाया गया, वाटरमेलन मॉडल को उन्होंने बताया। बट इसका ड्रॉबैक क्या था? वाटरमेलन मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि सबसे ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, बट ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। अब कौन से लोग आगे आए जिन्होंने कुछ और चीजें सजेस्ट की? तब आगे आने वाले एक साइंटिस्ट जिनका नाम रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं एक बार आपसे डिस्कस करूंगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, एक हमने लेड का बॉक्स ले लिया। ये एक लेड का बॉक्स है, लेड का सिंबल आप लोग जानते हैं पीबी होता है, लेड का बॉक्स है। ठीक, लेड ही क्यों लिया होगा, ये भी कारण है। लेड की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, लेड का डेंसिटी काफी, ठीक है, हाई होता है, चीप एंड बेस्ट है, इसलिए ले लिया। ठीक है, इसमें क्या किया, यहां पर फ्रंट पर सामने की तरफ, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक आ जाएगा। यहां पर सामने की तरफ, ठीक है, एक मेटल की, गंदा हो गया तो
एक मेटल की प्लेट लगा नहीं जमा नहीं हुई मेरे को, यहां पर एक यहां पर मेटल की प्लेट लगा, मेटल की स्लैब, ठीक है, एक यहां लगा दिया। इसको अब आप समझ लीजिएगा, इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और कुछ बुक्स में तो ये एक ही लगा देते हैं, कुछ बुक्स में ये दो लगा देते हैं, मर्जी, ठीक है, दो लगा दीजिए, ठीक है, ये दो लगा, ठीक है। अब यहां पर एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है, इस तरह से एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर यहां पर कोटिंग कर दिया जा रहा है, और ये कोटिंग है ZnS का। ये ZnS जिंक सल्फाइड है, क्या है बेटा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड के इसके अंदर ना कोटिंग कर दिया गया है। अब ये जिंक सल्फाइड किस तरीके का मटेरियल है, आपने रोड में, रोड्स पर जब आप देखते हैं हाईवे या अपने शहर से बाहर निकलोगे तो जब भी कोई टर्न आता है या कहीं पर एक चौराहा टाइप का आता है, तो वहां पर क्या होता है, आपकी येलो येलो पट्टियां पड़ी होती हैं, तो जैसे गाड़ी की लाइट उन पर पड़ती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो ZnS एक वैसा ही मटेरियल है। साइंस में दो तरीके मटेरियल माने गए, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल और एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरिसेंट मटेरियल है ये, जैसे इस पे लाइट गिरेगा ये तुरंत ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कैसे होते हैं, जैसे लाइट फॉल होगी तो उसमें से कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, उनका नेचर ऐसा होता है। ये क्या करते हैं, ये 99% रिफ्लेक्शन कर देते हैं, लाइट हटेगा फिर नहीं ग्लो करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, जब लाइट हटा दोगे आप उसके बाद भी वो ग्लो करते रहते हैं, किसके थ्रू, वो जो 40% वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसके थ्रू। तो मेरी बात समझ में आ गई, ZnS जिंक सल्फाइड उसके अंदर कोटिंग किया जा रहा है। ये क्या है, ये बेटे पीवी प्लेट्स हैं, ये भी पीवी प्लेट्स हैं, लेड की प्लेट हैं, पीवी प्लेट्स। यहां पर हमने इस जगह पर एक मटेरियल रख दिया है, इसको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहोगे। मेरी बात सब समझ में ध्यान से सुना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, 2 सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, लेड का बॉक्स रखा, ये एक सामने से ओपनिंग है, इसमें ये प्लेट्स हैं और ये एक स्क्रीन है, इसको हम फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, चलो पहले आपको अब एक बात पहले बताता हूँ, नोट करके हम लोग एक बात स्टडी कर लेते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं, उस पेज पर हम आपको नोट करके बात बताते हैं। देखिए नोट में सबसे पहले आप सुन लीजिए, नेचर में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स मिले जिसको उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है, एक साइंटिस्ट जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर अचानक किया गया था, उन्होंने इंटेंशनली डिस्कवर नहीं किया था, कुछ एक अनदर एक्सपेरिमेंट पर वो काम कर रहे थे, तो उन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ, वो उस प्रोजेक्ट पे जिस पे काम कर रहे थे उस पे सफलता नहीं मिल रही थी उन्हें, तो वो सब चीज़ बंद कर आके चले गए, ठीक है, रख गए। तो बाद में आकर जब देखते हैं तो उन्हें उसी एक्सपेरिमेंट के आगे जब उन्होंने चीज़ें आकर अपना रूम क्लीन किया होगा, तो उनको सडनली कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिसकी वजह से ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स, आपके सामने एक नई चीज़ आई जिसको उन्होंने नाम दिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और प्रोसेस का नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी। भी क्या था रेडियो? तो उन्होंने कहा कि नेचर में, अब जो डेफिनेशंस बुक्स में उनके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर radioactive elements are those elements which can emit rays, which emit some rays by itself, and these rays are called radioactive rays. उनका नेम होता है रेज का, रेडियोएक्टिव रेज कौन सी होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा का सिंबल, बीटा का सिंबल एंड
गामा का सिंबल। तो दीज रेज आर कॉल्ड क्या, रेडियो एक्टिव रेज बोलोगे आप लोग इनको, क्या बोलोगे, रेडियो एक्टिव रेज। इन रेज को हम रेडियो एक्टिव रेज कहेंगे। इस फिनोमिना को, प्रोसेस का नेम क्या बोलोगे, रेडियो एक्टिविटी बोलोगे भाई साहब। प्रोसेस का नेम क्या बोलोगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स होंगे इस तरीके का बिहेवियर इंडिकेट करें उन्हें कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ठीक है, देयर आर सम एलिमेंट्स इन द नेचर which emit self radiations. These rays are called radioactive rays. ठीक है, this process is known as radioactivity, and the element from that these kind of radiations are emitted are known as radioactive element. And radioactive rays are of three types: alpha, beta and gamma. अल्फा हम पहले भी देख चुके हैं। अल्फा को हम किस तरीके से देखते हैं, एक्चुअल में जब हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो अल्फा को आगे चलकर अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल भी कहा गया। अल्फा रेज, कलर चेंज कर लेते हैं, अल्फा रेज भी कहलाएं और पार्टिकल्स भी कहलाएं। अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, सेम विद बीटा रेज और बीटा पार्टिकल। बीटा रेज भी थी, इनको भी रेज भी कहा गया और इनको पार्टिकल भी कहा गया। ठीक है, पार्टिकल भी इनको कहा गया। गामा को ओनली रेज ही कहा गया। गामा को हम लोग केवल रेज ही बोला, गामा को हमने केवल क्या बोला, रेज। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा ये रेडियोएक्टिव रेज है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 83 से above the atomic number 83 all the elements, यहां से ऊपर all the elements are radioactive, all the elements are radioactive elements। बच्चा पढ़िए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं। all the, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। बोलो, बात क्लियर हो, ठीक है। तो अब एक चीज और सुन लो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नेचर में ऐसे एलिमेंट्स आती है। एक नोट और समझ लीजिए आप, जैसे क्या होता है ना, नेचर में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे ज्यादा मोर अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। मोर एमिशन ऑफ अल्फा, ठीक है, मोर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स तो बोल ही सकते हैं। तो मोर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो रहा है, मतलब जैसे मान लो यहां से 20,000 रेडिएशंस निकला इस पर्टिकुलर एलिमेंट से। इसमें से 20,000 जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए तब जाकर 1 और 2 है ना, या रेशियो कुछ कर लो 2 और 4 ऐसे कर लो, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा एंड गामा रेज निकलती है। तो अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन ज्यादा होता है तो उसको अल्फा एमिटर कहते हैं। क्या कहते हो, उसी का नाम दे दिया, अल्फा एमिटर हो गया, अल्फा एमिटर हो गया। ठीक है, अल्फा एमिटर हो गया। जिससे गामा रेडिएशन ज्यादा निकलेंगे गामा एमिटर हो जाएगा, जिससे बीटा रेडिएशन ज्यादा निकलेंगे वो बीटा एमिटर कहलाएगा। तो अल्फा निकलेंगी तो तीनों तरह की, ये श्योर शॉट है, और वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी कहलाएगा, ये भी श्योर शॉट है। लेकिन जिससे अल्फा ज्यादा निकला उसे अल्फा एमिटर कहेंगे, जिससे गामा ज्यादा निकला उसे गामा कहेंगे, और जिससे बीटा ज्यादा निकला उसे बीटा कहेंगे। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में, जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमें अल्फा एमिटर दिया गया। क्या दिया गया, अल्फा एमिटर। ठीक है, अल्फा एमिटर दिया गया। इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट होती हैं।
और ये रेडिएशंस निकलते हुए एक बहुत छोटे से एरिया में जाकर यहां पर इस स्क्रीन पर जाकर के ग्लो करती हैं। कोई इशू नहीं आया अभी तक, अब इशू आएगा। अब यहां पर चीजें चेंज होंगी। क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इसके पाथ में यहां पर एक गोल्ड का फॉइल रख दिया, इस जगह पर क्या रख दिया उन्होंने, गोल्ड का एक गोल्ड फॉइल रख दी। ठीक है, ये क्या रख दी, गोल्ड की फॉइल कह सकते हैं, गोल्ड की प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, ये रख दिया उन्होंने गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल। और इसका थिकनेस बेटा जो था ना, इसका थिकनेस था 0.0004 सेंटीमीटर, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पतली गोल्ड की फॉइल को रखा। जैसे ही वो इसको यहां रखते हैं गोल्ड की फॉइल को, कभी तो रेडिएशन इधर आती है, कभी रेडिएशन इधर होता हुआ नजर आया, कभी ग्लो यहां हुआ, कभी ग्लो यहां दिखा, बट मैक्सिमम टाइम ग्लो यहां से यहां दिखता था। ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन यहां पड़ रही है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेडिएशन यहीं पर दिख रही है। बहुत रेयर होता था, कभी इधर आती थी, कभी इधर आती थी, और बहुत रेयर यहां आती थी। तो जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर इस गोल्ड फॉइल को हटा दिया, फिर देखा कि सारी चीजें, सारी रेडिएशन यहीं आ गई। ये चीज उनको पहले से पता थी बेटा कि इस पे जो चार्ज है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स, आइकन से जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स यहाँ जा रहे थे ना, ये पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं, इन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये वहां जाकर के उस पॉजिटिव चार्ज वहां जाकर के वहां से डेविएट कर जा रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर सेंटर पे है, जो यहां से पार्टिकल्स तो जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, वहां जाकर के डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखकर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किए, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो फाइंड आउट किए, उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर उन्होंने एक नया मॉडल दिया, जिसको हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहा, और इस मॉडल का नाम हमने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा, क्योंकि इसी मॉडल के बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर आएगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, एंड साथ ही साथ छोटा सा रिकेप करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, यस, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। So thank you all of you. Thank you for watching this video. Please share and subscribe. Thank you.